जय हिंद और नमस्कार साथियों। ग्रोथ मोड यूपीएससी के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर कानूनी अध्ययन को समर्पित ऐसी विशेष श्रृंखला के 34वें उपाख्यान में मैं ध्रुव जानी आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज इस उपाख्यान से हम लोग इस आधारभूत पुस्तक का जो छठा भाग है उसकी शुरुआत करेंगे। वो बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव है और साथ ही में कई सारे मुद्दों के ऊपर बात करता है, कई सारे मुद्दों के ऊपर जो भारत में कानून बने हैं एट ईच एंड एवरी पॉइंट ऑफ टाइम, उसका यहाँ अध्ययन हमें करना है। लगभग लगभग 18 जो है कानूनों का यह एक भाग है, बड़ा भाग है, कॉम्प्रिहेंसिव है और कई सारे ऐसे कानून इनमें शामिल होंगे जो अलग अलग क्षेत्र के होंगे, चाहे वो पॉपुलेशन के हो, वल्नरेबल सेक्शंस की प्रोटेक्शन की बात करते हो, या आप कह लीजिए कि एम्प्लॉयमेंट जनरेशन की बात करते हो, जैसे नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट एक्ट। तो ऐसे कई सारे एक्टों का हमें अध्ययन करना है इस छठे भाग के तहत। और आज इनमें से सबसे प्रथम, जो कि वल्नरेबल सेक्शंस में जो चिल्ड्रन होते हैं, जो बच्चे होते हैं, वे प्रथम कक्षा में होते हैं, उनके साथ काफ़ी सारा अन्याय होता है, उनका शोषण किया जाता है। तो उस सारी प्रक्रिया को रोकने के लिए एक कानून बनाया गया 2015 में, उसकी बात करेंगे आज के इस उपाख्यान में, जिसका नाम है जुवेनाइल जस्टिस केयर एंड प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड एक्ट 2015, यानी कि जेजे एक्ट के नाम से यह जो है वो जाना जाता है, संक्षिप्त नाम से जाना जाता है। आपको मालूम है कि यह आधारभूत पुस्तक है जिसके ऊपर हम लोग बात कर रहे हैं, बहुत ही अच्छी पुस्तक है और सर अलेक्जेंड्री जॉर्ज के द्वारा लिखी गई है। अपने आप में बहुत ही फाइनली डिजाइन की गई है, मात्र और मात्र सिविल सर्विसेज व अन्य प्रतियोगिता परीक्षाओं के अभ्यर्थियों के लिए। तो मैं अनुरोध करूँगा कि आप ये किताब ज़रूर खरीदिए और उसको पढ़ने का प्रयास कीजिए। साथ ही में ग्रोथ यूपीएससी के इस लेक्चर्स का भी अध्ययन कीजिए, जो आपको आपके परीक्षा में, आपके परफॉर्मेंस में बहुत ही फायदेमंद साबित हो सकते हैं। शुरू करेंगे इसकी चर्चा। इस श्रृंखला की जो सिग्नेचर हमारी जो स्टाइल है, जो मोडस ऑपरेंडी है, जो बैकग्राउंड की बात करनी है, इंपॉर्टेंट प्रोविजंस व इंपॉर्टेंस, तो इसी के तहत चलेंगे। यहाँ प्रथम बैकग्राउंड के इस चरण में हम लोग इंट्रोडक्शन व बैकग्राउंड की बात करेंगे, साथ ही में इंपॉर्टेंट प्रोविजंस में हम लोग उसके हेतु को समझेंगे, फिर बाद में महत्वपूर्ण प्रावधानों को समझेंगे और आगे अगर इस कानून संबंधी कोई टीका है, कोई इसका महत्व है, तो उसको भी देखने का प्रयास करेंगे। शुरू करेंगे आज की मूल चर्चा। देखिए, यहाँ अगर इंट्रोडक्शन की बात की जाए तो तीन मोटे मोटे बिंदु हमें समझने इंट्रोडक्शन में। तो सबसे प्रथम तो ये है कि इस कानून ने जो इस क्षेत्र का पुराना कानून था उसे तो पहले रद्द कर दिया, उसे पहले खारिज कर दिया, यानी कि इट रिपील्ड जेजे केयर एंड प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन एक्ट 2000 की साल में जो एक कानून बना था वो पर्याप्त नहीं था, वो जो है इनफ नहीं था, तो उसको यहाँ रद्द कर दिया गया और उसकी जगह एक नया कानून, एक अमेंडेड कानून लाया गया। एक्ट ऑल्सो प्रोवाइड्स प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन इन नीड ऑफ केयर एंड प्रोटेक्शन। यस, यह कानून यह भी सुनिश्चित करता है कि ऐसे बच्चे जो अपने आप में किसी भी घटना के, किसी भी दुष्घटना के शिकार हो गए हो, जैसे रेप हो, कोई भी माइनर बच्चा है अगर उनका रेप हो गया हो, या कोई ऐसा माइनर जुवेनल कोई बच्चा हो, कोई बालक हो जो कि इन्वॉल्व हो किसी भी बहुत ही हीनियस क्राइम में और कॉन्फ्लिक्ट ऑफ लॉ की सिचुएशन में हो, तो ये दोनों को एड्रेस करता है। एक तरफ से यह बच्चों को सुरक्षा प्रदान करता है, संरक्षण, एक कवच प्रदान करता है कि उनके अधिकार जो है वो उसका उल्लंघन ना हो, और साथ ही में अन्य बाजू जो जुवेनाइल, जो कि ऑफेंसिव है और कल्प्रिट है, जो कि उनको भी यहाँ कड़ी से कड़ी सजा देने की बात करता है। इनफैक्ट उनको एडल्ट की तरह आइडेंटिफाई करने की बात करता है। तो ये अपने आप में एक विचारात्मक मुद्दा तो है ही है, मगर यहाँ ज़रूरी भी है। आगे समझेंगे इसके इम्पोर्टेंस में कि कैसे ये ज़रूरी है। फिर यहाँ देखें तो माइनर रेप विक्टिम्स एंड दोज इन कॉन्फ्लिक्ट ऑफ लॉ, जिसका जिक्र मैंने किया, दोनों तरफ से यह जो है अपना फंक्शन करता है। तीसरा बिंदु देखें तो जेजे एक्ट 2015 ए प्राइमरी एक्ट टू एंश्योर सेफ्टी, सिक्योरिटी, डिग्निटी एंड वेलबींग ऑफ चिल्ड्रन। चारों के चारों शब्द जो है वो महत्वपूर्ण है। सेफ्टी, डिग्निटी, वेलबींग, ये सारी चीज़ें जो है वो अपने आप में ज़रूरी है, और उनकी सिक्योरिटी यानी कि उनकी रक्षा, सुरक्षा भी ज़रूरी है। देखेंगे इसका अगर बैकग्राउंड देखें तो फिर से हमें दो तीन बिंदु इसमें मोटे मोटे देखने होंगे ताकि हमें चीज़ें स्पष्ट हो, जिनमें सबसे प्रथम है इट एनेक्टेड, यानी कि द एक्ट एनेक्टेड इन द बैकड्रॉप ऑफ निर्भया रेप केस। बहुत ही बहुचर्चित और पूरे भारत में जो है आक्रोश सा फैल गया था जब एक महिला का चलती बस में रेप हुआ था दिल्ली में, ठीक है, जिसे हम लोग निर्भया केस के नाम से जानते हैं। और 2012 में एक घटना घटी थी, तो उसकी भरपाई करने के लिए, क्योंकि विक्टिम की मृत्यु हो गई, यहाँ जैसे आपको
जो है दिखेगा लेड टू डेथ ऑफ विक्टिम। साथ ही में राष्ट्र भर में से इसका जो है बहुत ही कड़ा प्रोटेस्ट हुआ। ठीक है, तो सरकार की तरफ से कोई कदम लेना अनिवार्य था, सेंटर ने कदम लिया, यह नया एक्ट जो है वो दाखिल किया। आउट ऑफ इट वन ऑफेंडर वाज 17 years old. There were total 4 to 5 culprits, but out of them one was minor. यानी कि अब वो 17 साल का है तो उसे बालिग गिना जाए या उसे नाबालिग गिना जाए, यानी कि एडल्ट गिना जाए। तो इट लेड टू प्रपोज ए न्यू लॉ बाय सेंटर। यस, मगर यहाँ एक बात नोंदनीय है कि इस कानून की रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट उसके ऊपर नहीं पड़ी। ठीक है, भले ही वो क्राइम के वजह से ही यह कानून जो है वो इंट्रोड्यूस हुआ, मगर उस क्राइम के ऊपर यह कानून लागू नहीं पड़ा, यानी कि रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट हमें देखने को नहीं मिलती। दूसरा बिंदु देखें तो एक्ट लीड्स टू allow juveniles involved in serious crimes या heinous crimes which means 16 to 18 years tried to be as an adult। yes, जिसका जिक्र मैंने किया। ऐसे बच्चे जो बहुत ही गंभीर अपराधों में इन्वॉल्व हो, समाहित हो, तो उनको भी यहाँ जो है बच्चा नहीं गिना जाएगा जब ट्रायल चल रहा हो तब, मगर उनको एज ए एडल्ट ट्रीट किया जाएगा और जो एडल्ट के ऊपर चार्ज लगते हैं वही उसके ऊपर लगाने की जो है कार्यवाही की जाएगी। और तीसरा बिंदु देखें तो एक्ट इज यूनिवर्सली एक्सेसिबल फॉर ऑल, यानी कि सभी सेक्शन से, सभी वर्गों के, सभी समूहों के, जाति प्रजाति, अपार्ट फ्रॉम दैट, बियॉन्ड ऑल, यह एक्ट जो है इसका लाभ सब ले सकते हैं, सब वर्ग के, सब समूह के बच्चे या चिल्ड्रन ले सकते हैं। तो ये यूनिवर्सली एक्सेसिबल की बात है। ये बताइए बैकग्राउंड की। अब आगे देखें तो इसका हमें ऑब्जेक्टिव देखना है, फिर बाद में इंपॉर्टेंस प्रोविजंस यानी कि महत्वपूर्ण प्रावधान देखने हैं। देखेंगे अगर ऑब्जेक्टिव की बात करें तो जेजे एक्ट 2015 इज एन एक्ट टू कंसोलिडेट एंड अमेंड द लॉ रिलेटिंग टू चिल्ड्रन alleged and found to be in conflict with law and children in need of care and to protect। yes, जिसका जिक्र मैंने किया, एक बाजू जिन बच्चों को ज़रूरत है संरक्षण की, केयर लेने की, वहाँ उनको वो प्रदान की जाएगी, और एक बाजू जो ऑफेंसेस जुवेनल्स के द्वारा कमिट हुए हैं और कॉन्फ्लिक्ट ऑफ लॉ में है, उनका भी यहाँ जो है निराकरण, स्पष्टीकरण किया गया है। द एक्ट ट्राइज टू कैटर टू द बेसिक नीड्स थ्रू प्रॉपर केयर, प्रोटेक्शन, डेवलपमेंट, ट्रीटमेंट एंड सोशल रीइंटीग्रेशन। यस, तो जिन बच्चों को रेप का या किसी ऐसी चीज़ का, सेक्सुअल असल्ट का, हैरेसमेंट का सामना करना पड़ा है, उनको यहाँ कई सारी चीज़ों को जो है देने का वादा या देने का एक स्टैट्यूटरी प्रोविज़न आप कह सकते हैं वो बनाया गया है। जैसे प्रॉपर केयर है, उनको प्रोटेक्शन देना चाहिए, उनको सोशल इंटीग्रेट करना चाहिए, उनका विकास व उनकी ट्रीटमेंट जब ज़रूरत लगे, चाहे वो मेडिकल हो चाहे वो मेंटल हो, तो वो भी देने का प्रयास यहाँ करना चाहिए, ऐसा कहा गया है। तो लॉ रिकमेंड्स अडॉप्टिंग ए चाइल्ड फ्रेंडली अप्रोच इन द एडजुडिकेशन एंड डिस्पोजल ऑफ मैटर्स इन द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ चिल्ड्रन। यस, इट अडॉप्ट्स अ चाइल्ड फ्रेंडली अप्रोच। यस, यहाँ किसी भी मामले में चाइल्ड फ्रेंडली अप्रोच रखना वो प्री रिक्विसाइट बात है, प्री रिक्विसाइट उद्देश्य है इस कानून का। साथ ही में इसका फैसला जो है वो भी चिल्ड्रन के इंटरेस्ट में ही आना चाहिए, जब तक पॉसिबल हो तब तक, जब तक शक्य हो तब तक। एंड देयर रिहेबिलिटेशन थ्रू प्रोसेसेस प्रोवाइड एंड बॉडीज एस्टेब्लिश। चाइल्ड फ्रेंडली अप्रोच यानी कि अगर मोटी मोटी भाषा में कहे तो कोर्ट जो है वो सर्वप्रथम कोई भी मामला हो उसमें जो जुवेनाइल है उसे निर्दोषी गिनेगी। ठीक है, फिर बाद में जैसे जैसे इन्वेस्टिगेशन हो, जैसे जैसे तथ्य कोर्ट के सामने आए, फिर जेजेबी बोर्ड यानी कि जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड जो है वो तय करेगा कि क्या इस क्राइम के लिए इस जुवेनाइल को क्या एडल्ट की तरह ट्रीट किया जाए या नहीं जाए। तो ये सारी आखिर प्रक्रिया होती है, हम लोग देखेंगे आगे वो कैसे पूरी प्रक्रिया जो है वो काम करती है, कैसे वो प्रोसीजर जो है वो आगे बढ़ती है। फिर आगे देखें तो कुछ महत्वपूर्ण प्रावधान देखने हैं। एक्ट थोड़ा बड़ा चौड़ा है, 10 चैप्टर वाला है, और साथ में 112 सेक्शंस भी यहाँ दिए गए हैं। इनमें से कुछ महत्वपूर्ण सेक्शंस की बात करेंगे जो कि हमारे परीक्षा के लिए ज़रूरी हो, साथ ही में इस कानून को अच्छी तरीके से समझने के लिए ज़रूरी हो। देखेंगे सम ऑफ की प्रोविजंस इंक्लूड चेंज इन नोमेनक्लेचर फ्रॉम जुवेनाइल टू चाइल्ड। यस, नोमेनक्लेचर यानी कि नाम में फेरबदली हो गई, और चाइल्ड इन ए कॉन्फ्लिक्ट विथ लॉ अक्रॉस द एक्ट to remove the negative connotation associated with the word juvenile. Inclusion of new definitions such as orphaned, abandoned, surrendered children, petty, serious and heinous offenses committed by children. Yes, these are the classification of offenses which can be committed by
चिल्ड्रन, मगर यहाँ यह एक्ट मात्र और मात्र हीनियस जो क्राइम्स होते हैं उनके लिए ही लागू पड़ता है, नहीं कि पेटी और सीरियस क्राइम के लिए। कई सारी चीजें हैं जो कि यहाँ अमेंड की गई है। क्लैरिटी इन पावर्स, फंक्शंस एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ जेजेबी एंड चाइल्ड वेलफेयर कमेटी। यस, इनका जो पावर्स है यह जेजेबी के यानी कि जुवेनाइल जस्टिस निगम के, उनके पावर, उनका कार्य, ये सारी चीज़ों में फेरबदली कर दी गई इस कानून के द्वारा। एंड इट ऑल्सो अल्टर्ड द प्रोसीजर्स एंड फंक्शंस एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ चाइल्ड वेलफेयर कमिटीज एज वेल। फिर बाद में क्लियर टाइमलाइंस फॉर द इंक्वायरी बाय जेजेबी। यस, जेजेबी का जो कार्य समय है वो भी तय किया गया कि वो किसी भी मामले में जांच के लिए कितना समय ले सकते हैं, पूरी प्रक्रिया को स्पीडी बनाने के लिए, गतिशील बनाने के लिए। स्पेशल प्रोविजन फॉर हीनियस ऑफेंसेस कमिटेड बाय चिल्ड्रन अबव द एज ऑफ 16 ईयर्स। ठीक है, यहाँ ये स्पेशल प्रोविजन की बात है और यहाँ से तय होगा कि उसे एडल्ट की तरह गिना जाए या एज ए जुवेनाइल ही। A separate new chapter on adoption to streamline adoption, orphan and abandoned or surrendered children. Yes, इनके लिए एक पूरा अध्याय दिया गया है कि इन बच्चों का जो है किस तरीके से यह सारी चीज़ें जो है वो निभानी होगी। Inclusion of new offences committed against children and mandatory registration of child care institutions. Yes, so these are some content of this particular act कि कौन कौन सी बातों को यहाँ गिना गया है और क्या क्या प्रावधानें दी गई। हम लोग देखेंगे इन डिटेल। देखिए, सबसे प्रथम तो जनरल प्रोविजंस टू बी फॉलोड इन द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ एक्ट। द सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट एंड द बोर्ड यानी कि जेजेबी एंड अदर एजेंसीज एज द case may be while implementing the provision of this act shall be guided by certain fundamental principles such as principle presumption of innocence and the principle of dignity and worth. Yes, जिसका जिक्र मैंने किया, यहाँ चाइल्ड फ्रेंडली अप्रोच कह सकते हैं। प्री एज्यूमिंग जो बात होती है वो ये होती है कि बच्चा जो है वो निर्दोष है और पूरे मामले को इस तरीके से ही देखा जाएगा। जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड की भी यहाँ बात की गई। द स्टेट गवर्नमेंट शैल कॉन्स्टिट्यूट फॉर एवरी डिस्ट्रिक्ट। यस, जेजेबी का कार्यक्षेत्र रहेगा प्रत्येक जिला, यानी कि प्रति जिले के लिए एक ऐसा निगम स्थापा जाएगा जो अपने क्षेत्र में, अपने अधिकार क्षेत्र में ऐसी घटनाओं को देख सके, उनके ऊपर अपना फैसला दे सके। वन और मोर जेजेबीज। यस, इट डिपेंड्स ऑन द साइज एंड रिक्वायरमेंट। अगर जिला जो है वो बड़ा हो तो यहाँ 2 जेजेबी भी कार्यमान हो सकते हैं। फॉर एक्सरसाइजिंग द पावर्स एंड डिस्चार्जिंग इट्स फंक्शन रिलेटिंग टू चिल्ड्रन इन कॉन्फ्लिक्ट विथ लॉ अंडर दिस एक्ट। इनको तय करना है कि कौन से बच्चे, हीनियस क्राइम करने वाले जो बच्चे हैं 16 से 18 साल के बीच में, वे एडल्ट की तरह ट्राई होंगे या उन्हें जुवेनाइल ही गिना जाएगा। इट विल बी डिसाइडेड बाय जेजेबी। द बोर्ड शैल कंसिस्ट ऑफ ए मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट और ए जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास, यानी कि कोई भी डीएम या एसडीएम भी कह लीजिए, नॉट बीइंग चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट और चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट, referred to as a principal magistrate, with at least 3 years of experience, 2 social workers of whom at least one shall be a woman, forming a bench. Yes, so overall the board consists of 3 persons. One will be metropolitan magistrate and 2 social workers. Out of them, one should be woman. So total 3 members will constitute JJB for a district. फिर आगे देखें तो every such bench shall have the power conferred by the Code of Criminal Procedure 1973 on a metropolitan magistrate, or as the case may be a judicial magistrate of first class. Yes, so the whole board will be given a power conferred by CRPC 1973 कि जो मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट को पावर मिलना चाहिए उतने ही यह पूरे निगम को या पूरे बोर्ड को पावर मिलेंगे, ऐसा यहाँ दिया गया है। फिर आगे देखें तो चाइल्ड ऑफेंडर्स कमिटिंग हीनियस क्राइम्स। यस, यानी कि बहुत ही जो है खतरनाक किस्म के जो गुनाह होते हैं उनको अंजाम देने वाले जो बच्चे हैं उनका क्या किया जाए, दिया गया है अंडर सेक्शन 15 स्पेशल प्रोविजंस हैव बीन मेड टू टैकल चाइल्ड ऑफेंडर्स कमिटिंग हीनियस क्राइम्स इन द एज ऑफ 16 to 18 years. The JJB is given the option to transfer case of heinous offences by such children to a children's court, यानी कि court of session, after conducting the preliminary assessment. The provision provided for placing children in a place of safety, both during and after the trial,
till they attain the age of 21 years, after which an evaluation of child shall be conducted by children's court. Yes, यहाँ जेजेबी को यह ऑप्शन दिया गया है कि अगर वे चाहे तो ऐसे जुवेनाइल बच्चे जिन्होंने ऐसे गुनाह किए हैं उनके केस को चिल्ड्रंस कोर्ट के केस में ट्रांसफर कर दे, यानी कि कोर्ट ऑफ सेशन, यानी कि यहाँ से उनको एज ए एडल्ट ट्रीट किया जाएगा, ठीक है। और अगर वे हिनियस क्राइम में दोषी पाए गए तो उनको सजा भी हो सकती है। फिर यहाँ प्लेस ऑफ सेफ्टी की भी बात की गई है कि इन बच्चों को ट्रायल और ट्रायल से पहले और ट्रायल के बाद इनकी सुरक्षा जो है वो स्टेट का एक जिम्मेदारी है स्टेट की। साथ ही यहाँ ये भी कहा गया है कि 21 वर्ष तक इसके ऊपर जो है एक प्रकार का संरक्षण कवच होगा, मगर 21 वर्ष के बाद जेजेबी की एक गठित कमेटी इसको इवोल्व करेगी, यानी कि इसकी फिर से पुनः मूल्यांकन होगा इसका। और फिर इस पुनः मूल्यांकन में अगर पाया गया कि यह बच्चा अभी भी जो है हानिकारक है समाज के लिए, तो फिर से उसे जेल में डाल दिया जाएगा, वरना इन केस ऑफ गुड परफॉर्मेंस दे विल बी रिलीज्ड ऑन अ प्रोबेशन बेसिस, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ दी गई है। आगे देखें तो आफ्टर द इवोल्यूशन द चाइल्ड इज एदर रिलीज्ड ऑन प्रोबेशन एंड इफ द चाइल्ड इज नॉट रिफॉर्म्ड देन द चाइल्ड विल बी सेंट टू द जेल फॉर द रिमेनिंग टर्म। यस, अगर लगे कि यह बच्चे में कोई फेरफार अभी नहीं आया है, ये अभी भी आक्रामक है और डिस्ट्रक्टिव है, तो फिर से उसे अपनी पूरी टर्म पूर्ण करने के लिए जेल में धकेल दिया जाएगा। द लॉ इज एक्सपेक्टेड टू एक्ट एज अ डिटरेंट फॉर चाइल्ड ऑफेंडर्स कमिटिंग हीनियस ऑफेंस सच एज रेप एंड मर्डर एंड विल प्रोटेक्ट द राइट्स ऑफ द विक्टिम। यस, तो ऐसे जो जुवेनाइल ऑफेंडर्स है उनकी करतूतों को यह एक्ट रोकने के लिए सक्षम है, ऐसा यहाँ कहा गया है। एंड ऑन द अदर साइड इट विल ऑल्सो प्रोटेक्ट द राइट्स ऑफ द विक्टिम। फिर आगे देखें तो वेदर टू बी ट्राइड एज अ चाइल्ड और एडल्ट। यस, तो ये भी जिसका जिक्र मैंने किया कि ये जेजेबी के हाथ में है और वो तय करेंगे। देयर आर 3 क्राइटेरियाज दैट द जेजेबी इज इन द कंसर्न्ड डिस्ट्रिक्ट शुड कंसिडर while conducting a preliminary assessment to determine whether the child should be tried as an adult or under the juvenile justice system. Yes, as an adult यानी कि सेशंस कोर्ट्स में या रेगुलर कोर्ट में वो पूरा मुद्दा चला जाएगा, वरना वो यहाँ जो जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड है उनके पास ही रहेगा। Which prescribes a maximum term of 3 years in a special home. Yes, तो ये जुवेनाइल जस्टिस सिस्टम की बात है, मगर ये सारी सत्ता जो है वो जेजेबी के हाथ में है। 3 क्राइटेरिया कि वे समीक्षा करेंगे और फिर बाद में वे अपना निर्णय लेंगे। द क्राइटेरिया वेदर द चाइल्ड हैज द मेंटल एंड फिजिकल कैपेसिटी टू कमिट सच एन ऑफेंस। यस, दूसरा वेदर द चाइल्ड कैन अंडरस्टैंड इट्स कॉन्सिक्वेंसेस, और तीसरा द सर्कमस्टेंसेस इन विच द ऑफेंस वाज कमिटेड। यस, तो ये 3 मुख्य चीजें हैं जो जेजेबी के द्वारा ध्यान में रखी जाएगी किसी भी बच्चे को एज एन एडल्ट ट्राई करते पहले। आई विल रिपीट, फर्स्ट वन, द चाइल्ड हैज द मेंटल एंड फिजिकल कैपेसिटी टू कमिट सच एन ऑफेंस। यस, क्या फिर भी अभी भी बच्चा जो है वो आक्रामक है, तो वो समाज के लिए हानिकारक हो सकता है, अन्य लोगों के लिए हानिकारक हो सकता है। दूसरा बिंदु जो कहता है वो है, क्या बच्चा जो है वो इस अपनी करतूत का जो रिजल्ट है, जो उसके जो कॉन्सिक्वेंसेस है, क्या वो समझ सकता है, इसकी जो सीरियसनेस है वो। और तीसरा बिंदु है कि वो कौन से ऐसे संजोग थे, कौन से ऐसे सर्कमस्टेंसेस थे कि ऐसे बच्चे को जो बालिग है उनको ऐसा जो है क्राइम करना पड़ा, हीनियस क्राइम करना पड़ा। तो ये 3 चीज़ें मुख्य रूप से ध्यान में रखी जाती है। इफ़ द बोर्ड फाइंड्स दैट द चाइल्ड कैन बी ट्राइड एज एन एडल्ट, द केस इज ट्रांसफर टू अ डेजिग्नेटेड चिल्ड्रंस कोर्ट, यानी कि कोर्ट ऑफ सेशन की बात यहाँ हो गई, विच अगेन डिसाइड्स वेदर द बोर्ड्स डिसीजन इज करेक्ट और नॉट। यस, तो यहाँ 2 स्तर से यह जांच या समीक्षा होती है कि क्या यह बच्चा जो है जिसे एडल्ट की तरह ट्राई किया गया, क्या उसे सच में वाकई में उसे एज एन एडल्ट ट्रीट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। 2 स्तर से यह समीक्षा की जाती है। फिर उसके बाद का बिंदु देखे तो कहता है एडॉप्शन प्रोसीजर्स फॉर ऑर्फन चिल्ड्रन। जो दत्तक लेने की प्रक्रिया है वो भी यहाँ बहुत ही जो है क्लैरिफाई की गई है। देखेंगे तो स्ट्रीमलाइन एडॉप्शन प्रोसीजर फॉर एन ऑर्फन अबेंडन्ड or surrendered children, the existing Central Adoption Resource Authority is given the status of statutory body to enable it and to perform its function more effectively. Yes, Central Adoption Resource Authority जो आज तक स्टेचुटरी नहीं थी, मगर अब इसे स्टेचुटरी बॉडी का स्थान जो है वो दिया गया, यानी कि इसके लिए एक अलग से इस कानून में ही जो है प्रावधान कर दिया गया।
ठीक है, तो वो स्टैट्यूटरी बन गया ताकि वो अब अच्छे से अपना कार्य कर सके। सेपरेट चैप्टर यानी कि चैप्टर 8 ऑन एडॉप्शन provides for detailed provision relating to the adoption punishment for not complying with the laid procedure. Yes, चैप्टर 8 में विस्तार से बताया गया है कि यह सारी चीजें हैं जो कि किसी भी व्यक्ति को दत्तक लेने से पहले जो है उसके टर्म्स एंड कंडीशन के ऊपर साइन करनी होगी और वो टर्म्स एंड कंडीशन कंप्लाई होने चाहिए आफ्टर एडॉप्शन, अन्यथा वो एडॉप्शन जो है वो इलीगल कहलाया जाएगा और वो सजा के पात्र भी बनेगा। Processes have been streamlined with timelines for both in-country and inter-country adoption, including declaring of a child legal free for adoption. Yes, तो ये इंटरनेशनल लाइंस के साथ भी हम लोग रेसिलियंट हो रहे हैं। फिर रिहेबिलिटेशन एंड रीइंटीग्रेशन मेजर्स की बात करें तो सेवरल रिहेबिलिटेशन एंड सोशल रीइंटीग्रेशन मेजर्स, यानी कि बच्चे का समाज के साथ पुनः मिलन, जो बच्चा छूट गया है गुनाह की दुनिया में, उसे फिर से सुधारने का और फिर से मेन स्ट्रीम समाज में मिलाने की जो बात है उसे रिहेबिलिटेशन या सोशल रीइंटीग्रेशन कह सकते हैं। इट हैव बीन प्रोवाइडेड फॉर चिल्ड्रन इन कॉन्फ्लिक्ट विद द लॉ एंड दोज इन नीड ऑफ केयर एंड प्रोटेक्शन। अंडर द इंस्टीट्यूशनल केयर, चिल्ड्रन आर प्रोवाइडेड विथ वेरियस सर्विस इंक्लूडिंग एजुकेशन, हेल्थ, न्यूट्रिशन, de-addiction, treatment of disease, vocational training, skill development, life skill education, counseling, and so on to help and assume the constructive role in the society. Yes, so they are imparted by some of vocal trainings and some of the जो है लाइफ पुशिंग स्किल्स और कह लीजिए लाइफ पुशिंग हैबिट्स। फिर आगे देखें तो द वैरायटी ऑफ नॉन इंस्टीट्यूशनल ऑप्शंस लाइक ऑप्शंस इंक्लूड स्पॉन्सरशिप एंड फोस्टर केयर फॉर placing children in a family environment which is other than children's biological family and which is to be selected, qualified and approved and supervised for providing care to children. Yes, तो यहाँ ये भी प्रावधान है जो अपने आप में नॉन इंस्टीट्यूशनल है। आगे देखें तो न्यू ऑफेंसेस कमिटेड अगेंस्ट चिल्ड्रन, several new offenses committed against children which are so far not adequately covered under any law and are included in the act. This include sale and procurement of children for any purpose including illegal adoption, corporal punishment in child care institution, use of child by militant group, offense against disabled children and kidnapping and abduction of children। यानी कि कुल मिला के बच्चों के अगेंस्ट जो होते हैं गुनाह है, इनमें ट्रैफिकिंग भी आ गया, टेररिज्म यूज भी आ गया, या कोई भी ऐसे गुनाह जो कि बच्चे के अधिकार को, बच्चे के डिग्निटी को हानि करे, उनको यहाँ इस कानून के तहत अब दोषित माना गया है। यह दोष करने वाले को अब सजा होगी। उसके बाद का बिंदु है मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन फॉर ओल्ड चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूशंस। यस, द ओल्ड चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूशंस, whether government, whether private, whether working at a regional level, they should be mandatorily registered with government, whether run by state government or a voluntary or a non-governmental organization which are meant either wholly or partially on subsidies of government or grants of government. No material, they should be registered under the act within 6 months from the implementation of this act. A stringent penalty is provided, yes, for not complying the rules. अगर किसी भी ऐसा इंस्टीट्यूशन, ऐसी संस्था ने पंजीकरण नहीं करवाया तो उनको भारी जो है एक प्रकार से पेनल्टी कह लीजिए या दंड कह लीजिए वो हो सकता है। तो ये बातें थी जो कि कुछ महत्वपूर्ण प्रावधानों का जो है जिक्र था। अब दो चीज़ें देखनी है, एक बाजू क्रिटिसिज्म है, एक बाजू इंपॉर्टेंस है। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल गो थ्रू क्रिटिसिज्म, देखेंगे कैसे है पूरे भारत में यह कानून जो है वो क्रिटिसाइज हो रहा है और देखेंगे कि क्या इसका रिलेवेंस है, इंपॉर्टेंस है। चाइल्ड राइट्स एंड वुमेन राइट एक्टिविस्ट कॉल्ड जेजे एक्ट ए रेग्रेसिव स्टेप एंड हैव क्रिटिसाइज्ड एक्ट। यस, ये तो स्वाभाविक है कि जो चाइल्ड एक्टिविस्ट है वो अपने आप में बालकों के अधिकारों का काम करेंगे। 16 से 18 साल की बीच में अगर किसी ने हीनियस क्राइम किया है, ठीक है, तो जो चाइल्ड एक्टिविस्ट है वो अपने आप में उस जुवेनाइल को क्रिमिनल गिनेंगे ही नहीं, ठीक है, और भले ही हीनियस ऑफेंस किया हो मगर उन्हें जुवेनाइल ही गिना जाएगा, ऐसा वे आग्रह रखते हैं। तो उनके द्वारा तो यहाँ ये स्वाभाविक रूप से टीका होनी ही थी। एक आर्ग्यूमेंट ये भी है कि लॉ इज इन कॉन्ट्रडिक्शन विद इंटरनेशनल लॉ, जो इंटरनेशनल लॉ है उनके प्रावधान है उससे विरोधाभास है भारतीय कानून, ये भी एक इसका आर्ग्यूमेंट है। हालांकि ये प्रूव नहीं हुआ है मगर अपने आप में ये ऐसा एक आर्ग्यूमेंट है। प्लस एक दूसरा भी आर्ग्यूमेंट कहता है कि मोस्ट चिल्ड्रंस कम फ्रॉम पुअर एंड इलिटरेट फैमिली। यस, जो हीनियस क्राइम करने वाले बच्चे हैं वो अपने आप में
गरीब और अशिक्षित परिवारों में से ही आए हैं, तो क्यों ना उनको सजा के बदले उनको शिक्षण दिया जाए ताकि वे समाज में एक प्रतिष्ठा अपनी कायम कर सके। तो यहाँ ये भी एक मुद्दा है, दलील है। ऑन द अदर साइड अगर इंपॉर्टेंस की बात करें तो दो इंपॉर्टेंस देखने हैं मूलभूत रूप से। एक है जेजेबी एग्जामिन्स क्राइम एंड डिसाइड्स दैट इट शुड बी अप्लाइड और नॉट। यस, यानी कि सारे बच्चों पर ये अप्लाई नहीं होगा, सारे हीनियस सीरियस क्राइम्स करने वाले जो बच्चे हैं उनके ऊपर अप्लाई नहीं होगा, मगर यहाँ जेजेबी एग्जामिन करेगी जो 3 क्राइटेरिया हमने देखे, वो 3 क्राइटेरिया अगर यहाँ फुलफिल हो रहे हैं तो ही उसको एडल्ट की तरह ट्राई किया जाएगा, और वो भी कोर्ट ऑफ सेशन यानी कि जो चिल्ड्रंस कोर्ट है उनके द्वारा वो फिर से री एग्जामिन किया जाएगा, फिर से पुनः अवलोकन होगा कि क्या जेजेबी का ये फैसला सही है गलत है। तो ये अपने आप में एक इसका इम्पोर्टेंस है। और दूसरा देखें तो कोर्ट्स ने इस पर्टिकुलर कानून को बहुत ही सुधारवादी कानून बताया और कहा है कि ये कानून जो है वो बहुत ही मददरूप साबित होगा और ऐसे बच्चों को जो है ऐसे हीनियस क्राइम्स में इन्वॉल्व होने से रोकेगा, उनको प्रिवेंट करेगा। ठीक है, तो ये इसके कुछ इंपॉर्टेंस है। तो यही बात थी जो आज हमें इस भाग 6 के पहले कानून में देखनी थी। अपने आप में बहुत ही अच्छा कानून है और साथ ही में एक बाजू जो है ड्यूअल फंक्शन करता है। एक बाजू जिनको ज़रूरत है प्रोटेक्शन की, केयर की, उनको प्रोटेक्शन केयर देने का प्रावधान करता है, और दूसरी बाजू जो जुवेनाइल क्राइम्स में इन्वॉल्व है और इन कॉन्फ्लिक्ट विथ लॉ है, उनको भी हीनियस क्राइम वाले जो बच्चे हैं उनको एडल्ट की तरह ट्राई करने का भी यहाँ एक सुझाव देता है। तो अपने आप में महत्वपूर्ण कानून था। तो आज इतना ही। हम लोग मिलेंगे अगले लॉ के लेक्चर में अगले एक महत्वपूर्ण कानून के साथ, उसके विश्लेषण अध्ययन के साथ, उसकी टीका एवं महत्व के साथ। आई होप यू एंजॉय द लेक्चर। हम लोग मिलेंगे, तब तक के लिए देखते रहिए ग्रोथ मोड यूपीएससी। स्वस्थ रहिए, खुश रहिए।